हाँ, ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी। अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है। डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा? बनिए एक जागरूक ग्राहक। आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें। किसान भाइयों, आज की पंचायत इसलिए बुलाई है ताकि आपको किसान क्रेडिट कार्ड की जानकारी दी जा सके। इसके बहुत सारे फायदे हैं। इस नई किसान क्रेडिट कार्ड योजना से बैंक के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। पर सरपंच जी, इसमें तो बहुत लिखा पढ़ी करनी पड़ेगी। अरे नहीं, बस एक बार की आसान सी लिखा पढ़ी से ये कार्ड पूरे 5 साल के लिए बन जाता है और तुम अपने किसान क्रेडिट कार्ड से नजदीकी ATM, पॉस मशीन या अपने मोबाइल से ही पैसों का लेन देन कर सकते हो। नाबार्ड के 42वें स्थापना दिवस पर नाबार्ड हरियाणा द्वारा जन जागरूकता अभियान। चल पड़े हैं गाँव, चल पड़ा इंडिया। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बाढ़ प्रभावित जिलों के प्रभारी प्रशासनिक सचिवों को अपने अपने जिलों का दौरा कर राहत कार्यों की निगरानी करने के निर्देश दिए। हरियाणा के बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत कार्य तेज किए गए। कुरुक्षेत्र के गांव दबखेड़ी में फंसे लोगों को निकाला गया। मोरनी त्रिलोकपुर मार्ग पर यातायात बहाल हुआ। हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने केंद्रीय मत्स्य मंत्री से हरियाणा में मत्स्य पालन के क्षेत्र में पेश आ रही दिक्कतों के निवारण के लिए सहयोग करने का आग्रह किया। केंद्रीय रेल मंत्रालय ने फर्रुखनगर से लोहारू तक दक्षिण हरियाणा इकोनॉमिक रेल कॉरिडोर के सर्वे को मंजूरी दी और हरियाणा सरकार ने सरपंचों व पंचों के मानदेय में वृद्धि की घोषणा की। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बाढ़ व अत्यधिक वर्षा से प्रभावित जिलों के प्रभारी प्रशासनिक सचिवों को राहत कार्यों की निगरानी एवं उपायुक्तों का मार्गदर्शन करने के लिए अपने अपने जिलों का दौरा करने के निर्देश दिए हैं। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, यमुनानगर एवं कैथल आदि जिले भारी वर्षा से अधिक प्रभावित हुए हैं। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने भी आज घग्गर नदी के साथ लगते हर्बल पार्क को पहुंचे नुकसान का जायजा लिया। उल्लेखनीय है कि भारी जल प्रवाह से पार्क का लगभग 60 से 65% हिस्सा बह गया है। उधर अंबाला जिले में गृहमंत्री अनिल विज ने स्थिति का जायजा लिया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अंबाला छावनी में टांगरी नदी के साथ लगते क्षेत्र में सेना ने राहत कार्य का मोर्चा संभाला हुआ है। सेना के जवान राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के सहयोग से लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे हैं। उधर कैथल में उपायुक्त जगदीश शर्मा ने पंजाब से सटे घग्गर नदी के साथ लगते कई गांवों में जलभराव की समस्या से प्रभावित हुए लोगों को प्राथमिकता से बाहर निकालने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आज भागल, रत्ताखेड़ा एवं भाटिया आदि प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और अधिकारियों को डेरों में रहने वाले लोगों से 24 घंटे संपर्क बनाए रखने को कहा है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का एक दल अपनी साजो सामान के साथ राहत कार्य में जुट गया है। उपायुक्त ने जनप्रतिनिधियों एवं समाज सेवियों को भी प्रभावित लोगों की मदद करने का आह्वान किया है। वहीं पलवल की उपायुक्त नेहा सिंह ने भी बाढ़ नियंत्रण को लेकर जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को सतर्क रहने एवं आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दिए। उधर कुरुक्षेत्र जिले के कई गांवों में राहत कार्य जारी है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया है कि पुलिस दलों ने आज गांव चढ़ूनी में पानी की निकासी करवाई और दबखेड़ी में फंसे लोगों को बाहर निकालकर फल एवं खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई। करनाल में जिला उपायुक्त अनीश कुमार यादव ने आज अधिकारियों के साथ यमुना नदी के साथ लगते इलाकों का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने गांव गढ़पुर में टूटे बांध का निरीक्षण भी किया, जिससे आसपास के 8 गांवों में पानी भर गया था। प्रशासन द्वारा मिट्टी के कट्टों की मदद से तटबंध में आई दरार को भरने का प्रयास किया जा रहा है। पंचकुला की उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका ने बताया है कि जिला प्रशासन द्वारा हल्के वाहनों के लिए मोरनी त्रिलोकपुर मार्ग पर यातायात बहाल कर दिया गया है। लोगों की सुविधा के लिए प्रभावित सड़क मार्गों पर मलबा हटाने की प्रक्रिया जारी है। वहीं उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशक डॉक्टर साकेत कुमार ने बताया कि बाढ़ से प्रभावित सब स्टेशनों में पानी निकालने के लिए अभी तक लगभग 436 से अधिक कनेक्शन दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि मल्हा, गणेशपुर, भोरिया, नंदपुर, इस्लाम नगर आदि गांवों में अस्थायी केबल द्वारा बिजली बहाल की गई है। अंबाला शहर में बिजली व्यवस्था के कारण बाधित हुई जलापूर्ति को ठीक करने के लिए 4 बूस्टर स्टेशनों पर बिजली देनी शुरू कर दी गई है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं।
हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल ने केंद्रीय मत्स्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला से हरियाणा में मत्स्य पालन के क्षेत्र में आ रही दिक्कतों के निवारण के लिए सहयोग करने का आग्रह किया है। श्री दलाल ने राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस के अवसर पर तमिलनाडु के महाबलीपुरम में केंद्रीय मत्स्य मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में मछली की नई किस्मों के उत्पादन के लिए विशेष सहायता की मांग की। उन्होंने हरियाणा में मत्स्य पालन गतिविधियों के विस्तार से जानकारी भी दी और प्रधानमंत्री संपदा योजना को झींगा पालकों के लिए वरदान बताया। श्री दलाल ने केंद्रीय मंत्री से मत्स्य किसानों को खारे पानी में झींगा इकाई स्थापित करने के लिए तय परियोजना कीमत को पूर्व की भांति 25 लाख रुपए किए जाने का आग्रह भी किया। उन्होंने तटीय क्षेत्र में झींगा इकाइयां स्थापित करने की तर्ज पर पूरे भारत, खासकर हरियाणा में लागू करने की मांग की। श्री दलाल ने कहा कि हरियाणा के झींगा पालकों के लिए प्रधानमंत्री संपदा योजना में सौर ऊर्जा प्रणाली को भी शामिल किया जाए ताकि मत्स्य पालकों का बिजली खर्च कम हो सके और उनकी आय बढ़ सके। कार्यक्रम में श्री दलाल ने केंद्रीय मंत्री से दिल्ली के साथ लगते हरियाणा के क्षेत्र में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित मत्स्य मंडी बनाने की अपील की और कहा कि इससे हरियाणा ही नहीं पूरे उत्तर भारत के मत्स्य किसान अपने उपज उचित दर पर बेच सकेंगे और आपदा के समय भंडारण भी कर पाएंगे। केंद्रीय रेल मंत्रालय ने फर्रुखनगर से लोहारू तक दक्षिण हरियाणा इकोनॉमिक रेल कॉरिडोर के सर्वे को मंजूरी दी है। रोहतक लोकसभा क्षेत्र से सांसद अरविंद शर्मा ने बताया कि सर्वे पर खर्च होने वाले बजट भी जारी कर दिया गया है। गढ़ी हरसरू से झज्जर तक दोहरी रेलवे लाइन बिछाई जाएगी, जिस पर लगभग 1225 करोड़ रुपए की लागत आएगी। हरियाणा सरकार की ओर से इससे पहले ही मंजूरी मिल चुकी है, जो दक्षिण हरियाणा इकोनॉमिक रेल कॉरिडोर का ही हिस्सा है। हरियाणा सरकार ने सरपंचों और पंचों के मानदेय में वृद्धि की है। अब सरपंचों को 5,000 रुपए तथा पंचों को 1,600 रुपए मानदेय मिलेगा। इस संबंध में सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है और बढ़ी हुई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी। आज दुनिया भर में विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। यह दिवस मनाने का उद्देश्य लोगों में जनसंख्या से जुड़े वैश्विक मुद्दों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस बार विश्व जनसंख्या दिवस लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करने, विश्व में अनंत संभावनाओं को खोलने के लिए महिलाओं व किशोरियों की आवाज बुलंद करने की थीम पर मनाया गया, जिनमें स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा शहर की विभिन्न कॉलोनियों में नुक्कड़ बैठकें कर लोगों को बढ़ती जनसंख्या के खतरे से आगाह किया गया और परिवार नियोजन की स्थायी व अस्थायी विधियों के बारे में जानकारी दी गई। फरीदाबाद की राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सराय ख्वाजा में भी इस उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में जनसंख्या वृद्धि के कारण उत्पन्न समस्याओं पर प्रकाश डाला गया। वहीं पानीपत के नागरिक अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम में जनसंख्या नियंत्रण के लिए काम करने वाले जिले के 40 कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा है कि राज्य सरकार विभागों में निर्माण कार्यों में खरीद के लिए मानकीकरण प्रकोष्ठ स्थापित करेगी, जिससे निगरानी के साथ कार्यों की गुणवत्ता में सुधार आएगा। ये प्रकोष्ठ मानकीकरण गतिविधियों के संबंध में राज्य सरकार, उद्योगों और भारतीय मानक ब्यूरो के बीच तालमेल करेंगे। मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य में विभिन्न उत्पादों के मानकीकरण और गुणवत्ता प्रणालियों की प्रभावी निगरानी के लिए राज्य एवं जिला स्तर पर प्रशिक्षण शिविर भी लगाए जाएंगे। मानकीकरण प्रणालियों के लिए राज्य में उपभोक्ता मामले विभाग हरियाणा को नोडल विभाग बनाया गया है। मुख्य सचिव ने विभिन्न विभागों द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो BIS प्रमाणित उत्पादों एवं सेवाओं की खरीद पर भी बल दिया है। कुरुक्षेत्र से हरिद्वार होते हुए ऋषिकेश तक और कुरुक्षेत्र से सहारनपुर होते हुए देहरादून तक बस सेवा शुरू की गई है। ये दोनों बसें प्रतिदिन कुरुक्षेत्र के नए बस अड्डे से चलेंगी। थानेसर से विधायक सुभाष सुधा ने बताया कि कुरुक्षेत्र से ऋषिकेश जाने वाली बस प्रतिदिन दोपहर 3:30 बजे चलेगी और बस ऋषिकेश से वापस कुरुक्षेत्र के लिए 6:25 पर चलेगी। वहीं कुरुक्षेत्र से देहरादून जाने वाली बस दोपहर 2:30 बजे चलेगी और देहरादून से वापस सुबह 8:25 पर कुरुक्षेत्र के लिए रवाना होगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।